हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैथ्स का क्लास जो था आप लोग का लाइन्स एंड एंगल वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और केमिस्ट्री भी 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और तो इसमें अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। इसे हम वेपराइजेशन से भी रिलेट करेंगे, तो इस हिसाब से हम लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या करता है, ये भी एक प्रोसेस ही होता है लिक्विड को चेंज करने में वेपर में। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि उसमें जो टेम्परेचर यूज होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो वाला होना चाहिए, ठीक है। इसमें बस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है ये ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि ये भी जैसे कि वेपराइजेशन में हम क्या करते थे, लिक्विड को चेंज करते थे किसमें, वेपर में। उसी तरह से इवेपोरेशन में भी ये एक तरह का प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू इट्स वेपर। यानी कि अगर वो वेपर में चेंज हो रहा है बट कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तभी उसको बोलेंगे इवेपोरेशन, ठीक है। अब ये इवेपोरेशन जो होता है ये एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस ये ध्यान में रखोगे। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, अब देखो इसमें आप डायरेक्ट हीट प्रोवाइड नहीं करवाते हो। ये क्या करता है, इवेपोरेशन में अगर कोई मैटर है या फिर कोई सब्सटेंस है तो ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके फिर जाके ये चेंज होता है वेपर में, ठीक है। इसलिए इसे बोला जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। दैट मीन्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इज एनी प्रोसेस, यानी कि किसी प्रोसेस में अगर विच रिक्वायर्ड और ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, अगर वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो बोलेंगे वो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे कि कोई आइस है, अब देखो आइस को आप हीट करोगे फिर भी क्या करेगा, वो मेल्ट हीट करोगे तो वो वेपर में मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो उससे भी वो चेंज हो रहा है स्टेट। बट अब देखो एक आइस है, इसको आप अगर सराउंडिंग, दैट मीन्स आप सनलाइट में रख दोगे इसे, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसे हम हीट नहीं दे रहे, ये सराउंडिंग में जो हीट है उसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि हीट किधर, आइस की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये आइस जो है सराउंडिंग के हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे कारण ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है, यानी स्टेट चेंज किया। तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसी तरह से इवेपोरेशन भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें सब्सटेंस क्या करता है, सराउंडिंग से सन, या फिर इसमें हम लिखे हैं आपको एग्जांपल्स में कि ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, जब हम क्लॉथ को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, तो क्या होता है, इन द सन, द प्रेजेंस ऑफ सन में क्या होता है, जब सनलाइट प्रेजेंस होती है तो उसका हीट एनर्जी जो है वो क्लॉथ क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है। उसको, उस क्लॉथ को हम डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है कि सराउंडिंग में जो हीट प्रेजेंट है थ्रू द सनलाइट, उससे एब्जॉर्ब करके अपने आप को वो ड्राई कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर सराउंडिंग से जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इवेपोरेशन में ऐसा ही होता है, हम हीट सप्लाई नहीं करते, वो क्या करता है, सराउंडिंग से हीट लेके अपने आप के अपने स्टेट को वो चेंज करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद इवेपोरेशन और वेपोरेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों जो है स्टेट चेंज करता है लिक्विड से वेपर में, फिर भी उसमें बहुत सारा चेंजिंग होता है, डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब उसके बारे में आप पढ़ेंगे, पहले से आप राइट डाउन कर लीजिए। चलो अब देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले पता है कि वेपराइजेशन में भी लिक्विड एवेपोरेट होके लिक्विड को जब हम बॉयल करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से इवेपोरेशन में भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, बट दोनों में कंडीशन अलग अलग है। इवेपोरेशन में जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट्स के बिलो होता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं डिफरेंस का। फर्स्ट लिखे हैं कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये किसी भी टेम्परेचर में पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है। और इसलिए कहा जाता है कि इवेपोरेशन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। जैसे कि आप क्लॉथ को मान लो कि साफ करके सूखने के लिए डाल देते हो, तो फिर क्या होता है कि अगर सनलाइट है तो थोड़ा जल्द वो सूखने में सूख थोड़ा जल्दी जाता है, बट जब सनलाइट नहीं है तो आराम से वो सूखता है। तो इसमें टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी टेम्परेचर में ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द टेम्परेचर मे चेंज ड्यूरिंग
इवेपरेशन, यानी कि जब इवेपरेशन हो सकता है तो टेम्परेचर चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट ऐसा वेपोरेशन में नहीं होता है। वेपोरेशन में क्या कहता है, दैट मीन्स बॉइलिंग जिसे बोलते हैं, टेक्स प्लेस ओनली एट अ फिक्स टेम्परेचर, क्योंकि ये कब होता है, जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है तब ये शुरू हो जाता है। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे ऐसा होता है और इसके समय टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें मे भी चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकंड कहता है कि ये स्लो प्रोसेस होता है और ये फास्ट प्रोसेस होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं फास्ट प्रोसेस क्यों होता है ये हम पहले बता चुके हैं। थर्ड में कहता है इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ये जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये लिक्विड के सरफेस पे होता है, बट इसमें इंटायर मास इन्वॉल्व होता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर का जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबके मास इसमें इन्वॉल्व होते हैं जब हम बॉइलिंग कंडीशन में होता है तो, ठीक है। इसमें सिर्फ लिक्विड का जो सरफेस होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फोर्थ कहता है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो जो होता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, विंड स्पीड पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे और टेम्परेचर पे। तो ये कैसे डिपेंड करता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आप ये जानो कि ये सब डिपेंडिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है ये सब पे डिपेंड करता है। पहला सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। बट जो वेपोराइजेशन है दैट मीन्स बॉइलिंग जो है वो इस सब पे डिपेंड, इसके रेट पे कोई डिपेंड नहीं करता है। विंड स्पीड कितना भी उससे उसको बॉइलिंग को कोई दिक्कत नहीं, सरफेस एरिया कुछ भी रहे फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, टेम्परेचर कुछ भी रहे, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये हमको पता है। तो टेम्परेचर कुछ भी रहे उससे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसे पहले राइट डाउन कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन में जो रेट जो डिपेंडेंस होती है वो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे किस तरह से डिपेंड करता है, विंड स्पीड पे किस तरह से डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे किस तरह से डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। पहले आप इसे राइट डाउन कर लें। देखो होता क्या है कि जो फैक्टर इफेक्टिंग होता है ये कुछ इस तरह से होता है। पहला है टेम्परेचर, सबके बारे में हम बताएंगे, अच्छे से बताएंगे डिस्क्राइब करके। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग, फोर्थ है नेचर ऑफ द लिक्विड और फिफ्थ है विंड स्पीड। तो फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कहता है कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RE, दैट मीन्स RE होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो भी बढ़ेगा। जैसे कि आप समर और विंटर में देख लो, समर में क्या होता है कि समर डे में क्या होता है कि समर सीजन जब रहता है तो टेम्परेचर कितना हाई रहता है एज रिस्पेक्ट विंटर, तो क्या होता है कि क्लॉथ्स जल्दी सूख जाता है या फिर कोई कपड़े होते हैं जल्दी सूख जाते हैं, इसका मतलब कि इवेपोरेशन फास्ट होता है, ठीक है। अगर विंटर में वही देख लो टेम्परेचर क्या होता है कम रहता है तो इवेपोरेशन सही से नहीं हो पाता, तो जो कपड़े होते हैं थोड़ा देर से सूखते हैं। तो आप ये कह सकते हो जो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो एग्जांपल्स भी हम बता दें। उसी तरह से सरफेस एरिया भी रेट ऑफ इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। जितना सरफेस एरिया होगा लिक्विड का वो इतना फास्टली क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। फॉर एग्जांपल आप एक थाली ले लो और एक कप ले लो, ठीक है। थाली में वाटर डालो और कप में वाटर डालो और दोनों को क्या करो आप जाके सनलाइट में रख दो। तो जब आप देखोगे ना अमाउंट सेम डालना है, ठीक है। जितना अमाउंट आप कप में डालोगे वाटर उतना ही अमाउंट आप एक थाली में डाल के सनलाइट में जाके आप उसे रख दो। अब क्या देखोगे कि जो थाली में जो वाटर था वो इवेपोरेट हो चुका है, बट कप में जो वाटर है वो कुछ ना कुछ बचा हुआ रह जाता है। यानी कि थाली में क्या था कि सरफेस एरिया उस लिक्विड का क्या था ज़्यादा था, कप में क्या था कि उसका सरफेस एरिया कम था। तो थाली वाला इवेपोरेट जल्दी हो जाता है और कप वाला कम जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया उतना नहीं होता है कि वो इवेपोरेट हो सके। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना ये इवेपोरेट करता है। जैसे कि देखते हो कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं उसे थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं पानी को। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पानी लगा हुआ है तो इसे क्या करते हैं साफ कर देते हो, तो क्या था वाटर एक दूसरे जगह ये इसका वाटर का सरफेस एरिया का क्या कर दिए हम बढ़ा दिए, तो ये आसानी से सूख जाता है। तो यही रीज़न है, जितना सरफेस एरिया बढ़ाओगे लिक्विड का वो आसानी से उतना जल्दी सूख जाएगा। फिर थर्ड कहता है ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग। पहले तो ह्यूमिडिटी होता है क्या है कि ह्यूमिडिटी होता है कि द लिक्विड ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। बट ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपके सराउंडिंग में पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट है,
ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है कि लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, वाटर वेपर में। अगर पहले से ही सराउंडिंग में वाटर वेपर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। तो इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट जो होगा वो इवेपोरेशन का रेट कम होगा, अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि अब लिक्विड चेंज हो रहा है वाटर वेपर में, अगर सराउंडिंग में पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट है तो फिर वो फास्ट नहीं हो पाएगा। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हो रेनी डे और ड्राई डे में, ठीक है। ड्राई डे मतलब कि सूखा करने का मतलब है उस समय बारिश नहीं हो रखा होता है, उसे बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सराउंडिंग ड्राई डे में क्या होता है कि सराउंडिंग में पहले से ह्यूमिडिटी प्रेजेंट नहीं होती उतना एज रिस्पेक्ट रेनी डे। रेनी डे में क्या होता है कि रेनी डे में जब बारिश होती है तो उसका जो वाटर होता है उसका वाटर होता है वाटर वेपर बन के सराउंडिंग में इन्वॉल्व रहता है। दैट मीन्स उस समय जो कपड़े अगर आप सूखने देते हो तो उतना जल्दी नहीं सूख पाता है जितना आप ड्राई डे में सुखा सकते हो, ठीक है। तो ये इसे एक्सप्लेन करता है कि अगर ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग अगर आप कम कर रहे हो तभी इसका रेट फास्ट होगा, दैट मीन्स ड्राई डे। अगर ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग अगर ज़्यादा है दैट मीन्स रेनी डे, ठीक है, तो रेट उसका क्या होगा, कम होगा। इवेपोरेशन का रेट जो होगा वो कम होगा। अब बच गया दो, नेचर ऑफ द लिक्विड और विंड स्पीड। पहले से आप राइट डाउन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं 4 और 5, दैट मीन्स अभी हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसमें हम 1 2 3 डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं 4 पे। 4 का है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड कहने का मतलब है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स से, ठीक है, उस और लेटेंट हीट, ठीक है। दैट मीन्स लिक्विड्स हैविंग स्मॉलर लेटेंट हीट, यानी जिस लिक्विड का लेटेंट हीट स्मॉल यानी कि कम हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर कम हो तो वो इवेपोरेट फास्ट करेगा। अब इवेपोरेट फास्ट करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम, इसका मतलब क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका वीक है तो इवेपोरेशन क्या होगा, उसका रेट फास्ट होगा, ठीक है। नोट करके मैं चीज लिखा दिए हैं कि द लिक्विड विच इवेपोरेट फास्टर, जो वैसा लिक्विड जो बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। ये हम पहले भी लिखा चुके हैं कि जो फास्टर इवेपोरेट करता है उसे बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड, जैसे पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ETC, ठीक। उसी तरह से विंड स्पीड, विंड स्पीड के बारे में सबको पता है, हम बताएंगे तो कहेगा हाँ सर आप सही बोल रहे हो। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होता है, जैसे विंड स्पीड जैसे बढ़ेगा उससे ये इसका रेट बढ़ेगा, क्योंकि जब विंड स्पीड आप बढ़ाते हो ना तो एयर ड्राई हो जाता है, यानी कि एयर में जो विंड स्पीड तो एयर क्या होता है, ड्राई हो जाता है, जिसके कारण ये इवेपोरेशन इसका बढ़ जाता है। जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे तो ऐसे किए भी होंगे कि जब ठंड का मौसम होता है तो रूम में कपड़ा दे के पंखा चला देते हैं, यानी जब वो पंखा चलता है क्या होता है, एयर जो होता है, एयर का जो विंड का स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एयर उस रूम का, ये बोलो कि सराउंडिंग का एयर क्या होता है, ड्राई हो जाता है, जिसके कारण कपड़ा आसानी से सूख जाता है, ठीक है। तो ये वाला काम सब स्टूडेंट करते हैं, हमें अच्छे से पता है क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है। तो आपका जो है ये रेट वाला काम यही खत्म होता है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी इतना ही रखते हैं, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, आसान होगा पढ़ने में भी, आपको समझने में भी, ठीक है। तो इसके बाद भी शायद 2 या 3 ऑलमोस्ट समझ लिया कि 2 वीडियो और बनेगा इस चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप NCERT के क्वेश्चन लगा सकते हो। इनफैक्ट अभी भी लगा सकते हो, जैसे कि चैप्टर के अंदर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसे आप लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, सर इस पेज का ये नंबर हमें समझ में नहीं आया, तो हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस तरह से अच्छा लग रहा है और कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, किस चीज़ को हम अच्छे से आपको समझा पाए, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।